कल हमने संविधान की 2 शक्तियाँ पढ़ ली थी, 2 काम पढ़ लिए थे संविधान के, अभी हम उसका आगे कर रहे हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे आज सरकार की शक्तियों पर सीमाएं। सरकार की जो शक्तियाँ होती हैं उस पर सीमाएं कैसे लगती हैं। मान लीजिए कि आपने यह तय कर लिया है कि निर्णय कौन करेगा। ठीक है, मान लिया कि तय कर लिया कि निर्णय कौन करेगा और कैसे चुना जाएगा ये भी तय हो गया, सरकार कैसे निर्मित होगी ये भी तय हो गया। किंतु जब उस सत्ता ने कानून बनाए, तब आपको लगा कि वे कानून पूर्णतः अनुचित हैं। जिस सरकार को आपने चुना उसने कानून बनाया, फिर वो लगा कि यार ये कानून तो अनुचित है। उदाहरण के लिए उस शासन ने, इस सरकार ने आपको अपने धर्म का पालन करने से रोक दिया। ठीक है, ऐसा कोई नियम बनाया जिसमें आप अपने धर्म का पालन नहीं कर सकते, और उसने यह निर्णय लिया कि किसी खास किस्म के रंग वाले वस्त्र नहीं पहने जा सकते। मान लीजिए हरा वस्त्र नहीं पहना जा सकता, या ब्लैक वस्त्र नहीं पहना जा सकता, इस तरह कर दिया। या कुछ विशेष गीत गाने पर स्वतंत्र नहीं है, ये सब पाबंदियां लगा दी। या किसी विशेष समूह, जैसे धर्म और जाति के समूह होते हैं, उनके लोगों को सदैव दूसरों की सेवा करनी पड़ेगी। जाति के आधार पर किसी एक जाति को दूसरी जाति की सेवा करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नियम बनाया है। इस तरह से कुछ नियम इनमें से कुछ एकाध बना दिए। आपने तो बता दिया कि भाई संविधान में लिख दिया कि हाँ फैसले कौन करेगा, तो सरकार करेगी। सरकार कैसे चुनी जाएगी, तो संविधान में लिख दिया कि सरकार ऐसे चुनी जाएगी। ठीक है, और लेकिन सरकार बनने के बाद सरकार ने इस तरह के फैसले कर दिए, तो फिर आपको फायदा क्या हुआ संविधान बनाने का। ठीक है, तो ये सब उसको मान कर दिया, सब उसमें दे दिया गया कि इस तरह से आपको वो यहाँ तक दिया है कि ऐसे ऐसे अगर फैसले करें तो क्या करोगे आप। फिर स्वाभाविक है कि आपको यह कानून अनुचित और अन्यायपूर्ण लगेंगे। ये जो कानून है ये सारे, ये आपको अन्यायपूर्ण लगेंगे। यद्यपि ये कानून उस सरकार द्वारा बनाए गए हैं जो एक विशेष प्रक्रिया का पालन करके बनी थी, लेकिन सरकार द्वारा ऐसे कानूनों को बनाने के पीछे जरूर कोई अन्यायपूर्ण बात रही होगी। जब सरकार द्वारा बनाए गए कानून है तो एक प्रक्रिया पालन हुई होगी, लेकिन ये कानून के पीछे कोई जरूर अन्यायपूर्ण बात रही होगी। ठीक है ना, जब इतने गलत कानून बने हैं। तो संविधान का तीसरा काम क्या है, संविधान का तीसरा काम क्या है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाए। हम चाहते हैं कि ठीक है ऐसा संविधान बने जो सबके बीच में सामंजस्य बैठाए। ठीक है, तालमेल, भरोसा, ऐसा था कुछ। पहला काम ये था। फिर दूसरा काम क्या था कि निर्णय लेने की प्रक्रिया, निर्णय या फिर सरकार बनाने की। ठीक है, तीसरा काम क्या है कि सरकार जो बनेगी उसके कुछ सीमाएं बनाई जाए। संविधान का तीसरा काम क्या है कि नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाए। ठीक है, सरकार द्वारा जो सरकार जैसे जिस तरह के कानून बना सकती है उसमें कुछ सीमाएं लगाए। ये सीमाएं इस रूप से मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। ऐसी सीमाएं होनी चाहिए कि सरकार उसका कभी उल्लंघन ना कर सके। ठीक है, तो सीमाएं हो गया तीसरा, सरकार की शक्तियों पर सीमाएं। ठीक है ना, इसके बाद क्या है, संविधान सरकार की शक्तियों को कई तरह से सीमित करता है। कैसे सीमित करता है, जैसे हम पूछे कि संविधान सरकार की शक्तियों को कैसे सीमित करता है, कैसे बताओगे। सरकार की शक्तियों को सीमित करने का सबसे सरल तरीका क्या है, नागरिकों के रूप में हमारे मौलिक अधिकार को संविधान में ही स्पष्ट कर दिया जाए कि भाई नागरिकों के ये 7-8 अधिकार हैं और सरकार इनका उल्लंघन नहीं कर सकती है किसी भी कानून को बना के। तो संविधान में स्पष्ट कर दिया गया है तो सरकार नहीं कर पाएगी। तो मतलब सरकार की शक्तियों पे एक तरह से वो लगा दिया गया है, ताला लगा दिया गया है कि आप इस जगह इस ताले को नहीं खोल सकते, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकते इसको खत्म करने के लिए। ठीक है, या तो स्पष्ट कर दिया जाए और कोई भी सरकार कभी भी उनका उल्लंघन ना कर सके। ऐसे मौलिक अधिकार स्पष्ट कर दिया है संविधान के अंदर ही, जिसका सरकार उल्लंघन ना कर सके। इन अधिकारों का वास्तव स्वरूप और व्याख्याएं भिन्न भिन्न संविधानों में बदलती रहती है। जैसे हमारे देश में कुछ और अधिकार है, किसी और देश में जाओगे तो अधिकार कुछ और मिलेंगे। मेन मकसद अधिकारों का क्या होता है कि सरकार की शक्तियों पर सीमित करना, ताकि सरकार नागरिकों के लिए ऐसे कानून ना बनाने लग जाए जो नागरिकों ने कहा ही नहीं था कि हमारे को ऐसे कानून चाहिए। नागरिकों ने संविधान बनवाने के लिए क्यों मंजूरी दी थी, सबने मिलके, कि भाई नागरिक चाहते थे कि कोई ऐसा हम ऐसा आपस में वो करते हैं कि जो नियम बनाया जाए हम सब के लिए, वो हम सब माने और उसी के अंदर हम एक समाज में रहें। ठीक है, ये इसी शर्त पे संविधान बना था। अब मान लीजिए कि संविधान जो सरकार बना उसने ऐसे कानून बनाने लग गया जो कि किसी मानने ही नहीं है। ठीक है ना, जो लोगों को मानने नहीं था, जिस पे लोगों ने कहा ही नहीं था कि सब कानून बनने चाहिए। ठीक है,
उस केस में क्या होगा कि लोगों को फिर कुछ उस संविधान में अधिकार स्पष्ट कर दिए जाए, उनके अधिकार, कि आपके ये अधिकार तो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है, ये 7-8 अधिकार रहेंगे और सरकार इस अधिकारों को नहीं ले सकती है, ठीक है ना। कोई भी कानून बना के इन अधिकारों को ले नहीं सकती है। लेकिन अधिक कुछ फिर क्या है, ये अधिकार अलग अलग संविधान में अलग अलग रूप से हैं, लेकिन अधिकतर संविधानों में कुछ विशेष मौलिक अधिकार हमेशा पाए जाते, सदैव पाए जाते हैं, ठीक है ना। नागरिक को मनमानी ढंग से बिना किसी कारण के गिरफ्तार करने के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त है। लगभग सभी जगह पे ये अधिकार तो है ही कि आप कोई कोई देश का जो पुलिस है, किसी देश की पुलिस अपने नागरिकों को ही बिना किसी मतलब में गिरफ्तार नहीं कर सकती। ये अधिकार लगभग सभी देशों के संविधान में है, ठीक है ना। तो उसके बाद वह सरकार की शक्तियों के ऊपर एक मूलभूत सीमा है, ये एक सीमा है सरकार की शक्तियों के ऊपर जो अधिकार होते हैं। नागरिकों को सामान्यतः कुछ मौलिक स्वतंत्रताओं का अधिकार है, कुछ मौलिक स्वतंत्रताओं का अधिकार भी है नागरिकों को, जैसे भाषण देने का अधिकार, अंतरात्मा की आवाज पर काम करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, ये सब मौलिक स्वतंत्रताएं हैं। ये इतनी आजादी तो लोगों को रहनी चाहिए, ठीक है ना। सरकार जो है ऐसे कानून ना बनाए जो इन आजादियों को छीन ले, ठीक है। तो हमने संविधान क्योंकि इसलिए नहीं बनाया था कि हमारी आजादी को ही छीन ले, ठीक है ना। तो हमारे किन आजादियों को नहीं छीन सकती सरकार, वो हमने लिख दिया संविधान के अंदर, मौलिक स्वतंत्रता के अधिकार लिख दिए, ठीक है। व्यवहार में इन अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकालीन में सीमित किया जा सकता है, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है व्यवहार में, यानी कि एक्चुअली में जो भी अधिकार होते हैं मौलिक अधिकार, वो राष्ट्रीय नेशनल इमरजेंसी, मतलब पूरे राष्ट्र में कोई आपातकाल आ गया उस टाइम पे सीमित किया जा सकता है, इन अधिकारों को हटाया जा सकता है, मतलब अनदेखा किया जा सकता है। जो अधिकार हमने कहा था कि सरकार इन अधिकारों को नहीं छीन सकती, लेकिन जब पूरे राष्ट्र में एक आपातकाल आ जाता है, कोई एकदम नेशनल सिक्योरिटी का इशू हो जाता है, तो सरकार इन अधिकारों को कुछ देर के लिए अनदेखा कर सकती है, ठीक है ना। आपातकाल के दौरान इनको हटा सकते, इनको अनदेखा कर सकती है। फिर वो ऐसे कानून बना सकती है कि जो आपके अधिकारों को ले ले, छीन ले, ठीक है ना। और संविधान उन परिस्थितियों का उल्लेख भी करता है कि जिनमें इन अधिकारों को वापस लिया जा सकता है। संविधान में ये कहा गया है कि ये अधिकार नहीं लिए जा सकते, लेकिन संविधान में ये भी लिख दिया गया कि कब लिए जा सकते हैं वापस, कब ये अधिकार छीने जा सकते हैं, वो भी लिख दिया है संविधान ने। संविधान ने सरकार को भी सीमित कर दिया है, सरकार के शक्तियों को भी सीमित कर दिया एक तरह से, और नागरिकों की मनमानी को भी सीमित कर दिया है एक तरह से, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको भाषण देने की स्वतंत्रता का अधिकार है तो आप किसी धर्म के विरुद्ध या किसी महिला पुरुष के विरुद्ध आप खड़े होकर भाषण देने लग जाए, उसको गाली गलौज करने लग जाए, ठीक है। इस इतना ना बढ़ जाए स्वतंत्रता कि लोग आगे निकल जाएं, उसको भी सीमित करने के लिए संविधान में लिख दिया गया है, ठीक है ना। फिर इसके बाद है समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य, ठीक है। समाज की आकांक्षाएं क्या होती है और लक्ष्य क्या होता है। अधिकतर पुराने संविधानों द्वारा केवल निर्णय लेने की शक्ति का वितरण और सरकार की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने का काम किया जाता है। जो पुराने जितने भी संविधान थे, अधिकतर पुराने संविधान द्वारा निर्णय लेने की शक्ति जो थी उसका बंटवारा और सरकार की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने का काम किया जाता था। मतलब दो ही काम किया था कि निर्णय कौन लेगा और किस हद तक निर्णय लेगा। सरकार की शक्ति पर प्रतिबंध मतलब किस हद तक निर्णय ले सकता है, कौन निर्णय ले सकता है और कितना निर्णय ले सकता है, किस हद तक निर्णय ले सकता है। लेकिन 20वीं शताब्दी के जो 20वीं शताब्दी के संविधान है, अनेक संविधान, जिसमें भारतीय संविधान एक अत्यंत सुंदर उदाहरण है, एक ऐसा सक्षम ढांचा भी प्रदान करता है। ये संविधान जो नए संविधान है, ये ऐसा सक्षम ढांचा भी प्रदान करता है जिसमें सरकार कुछ सकारात्मक कार्य कर सके, ठीक है। सिर्फ ऐसे नॉर्मल निर्णय ना ले सिर्फ समाज को चलाने के लिए, बल्कि समाज के विकास के लिए भी निर्णय ले, ठीक है। समाज के पूरे समाज के विकास के लिए निर्णय ले, ठीक है। तो कुछ सकारात्मक कार्य कर सके सरकार, और समाज की आकांक्षाओं को और उनको लक्ष्य को अभिव्यक्ति दे सके, उनके लक्ष्यों को एक आवाज दे सके, ठीक है ना। तो भारतीय संविधान ने इस संबंध में कुछ नए प्रयोग किए गए हैं, ठीक है। भारतीय संविधान में इस संबंध में कुछ नए प्रयोग किए गए हैं। जिस समाज में नाना प्रकार मतलब विभिन्न प्रकार की, जिस समाज में नाना प्रकार की असमानताओं की गहरी खाइयां हैं, वहां जहां बहुत बहुत ज्यादा असमानताएं हैं, वहां केवल सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाना पर्याप्त नहीं है। सिर्फ सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध लगा दो तो उसी से नहीं चलेगा सिर्फ, ठीक है। मान लीजिए कोई बहुत गरीब, कुछ लोग बहुत गरीब हैं, कुछ लोग नीची जाति दलित पिछड़े हुए हैं, अल्पसंख्यक हैं, और कुछ लोग अमीर हैं, ठीक है। और कुछ लोग अगड़ी जाति हैं और बहुसंख्यक हैं।
तो अगर सिर्फ नियम बना दिए समाज को चलाने के लिए, तो ये तो हमेशा पिछड़े रहेंगे और ये हमेशा आगे रहेंगे। ठीक है, तो इनको बराबर भी तो लाना है। ठीक है, इनको बराबर भी लाना है और आगे बढ़ाना है। ठीक है ना, तो सिर्फ ऐसी नहीं है कि हमारे समाज में बहुत सारी असमानताएं हैं, वहाँ केवल सरकार की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने से ही काम नहीं चलेगा, वहाँ सरकार को समर्थ और शक्तिशाली भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, समर्थ और शक्तिशाली बनाना पड़ेगा, जिससे वह असमानता और गरीबी के विभिन्न रूपों से निपट सके। ठीक है, तो संविधान का एक काम ये भी है कि संविधान क्या करता है, सरकार को सिर्फ नियंत्रित ही नहीं करता, सरकार को कुछ ऐसे भी अधिकार देता है जिससे सरकार सकारात्मक काम कर सके। ठीक है, कुछ सकारात्मक काम कर सके। ठीक है, जो कि समाज की आकांक्षाओं के अनुरूप होता है। और समाज की आकांक्षाएं जो होती हैं वो हर समय के साथ साथ बदलती रहती हैं। जैसे 1950 में समाज की अलग आकांक्षाएं थी। ठीक है, आज 2020 में हमारे पास इतनी आज़ादी है और हम सोच विचार की आज़ादी है, तो हमारी आकांक्षाएं बढ़ गई हैं। पहले इतनी आकांक्षाएं नहीं थी हमारे पास। ठीक है ना, अब आकांक्षाएं बढ़ चुकी हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए भारत की आकांक्षा है, भारत की आकांक्षा क्या है कि हम ऐसा समाज बनाएं जिसमें जातिगत भेदभाव ना हो। हम चाहते हैं कि ऐसा समाज बने जिसमें जाति के नाम पे भेदभाव ना हो। यदि ये हमारे समाज की आकांक्षा है, तो सरकार को इतना समर्थ और शक्तिशाली बनाना पड़ेगा कि वह इस लक्ष्य को प्राप्त कर सके। ठीक है ना, तो संविधान में ये सब चीजें देनी पड़ेंगी सरकार को, जो कि हमारे लिए, हमारी आकांक्षाओं के लिए काम कर सके सरकार के। ठीक है, सरकार को अगर सीमित कर देंगे पूरी तरह से, तो उन आकांक्षाओं के लिए काम नहीं कर सकेगी। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका, जैसे मानते हैं दक्षिण अफ्रीका नस्लीय भेदभाव के पुराने इतिहास का उदाहरण। अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा यही के यही। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव मिटाने के लिए किस नेता का नाम बहुत प्रसिद्ध है? कौन सा ऐसा नेता जो बहुत प्रसिद्ध है नेता? वो जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर सर। नहीं सर, दक्षिण अफ्रीका की मार्ट बात कर रहे हैं, अमेरिका की बात नहीं कर रहे हैं। सर दक्षिण दक्षिण अफ्रीका। अफ्रीका। मार्टिन लूथर किंग जूनियर अमेरिका में बात कर रहे हो आप। दक्षिण अफ्रीका का नाम था नेल्सन मंडेला। ये पिछले क्लास में हमने पढ़ा नेल्सन ही था। मंडेला। नेल्सन मंडेला जो जेल गए थे दक्षिण अफ्रीका, जो जिनको सरकार ने 24 या 28 साल के लिए जेल भेजा था। ठीक है ना, इन्होंने नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो ये और इनको नोबेल प्राइज पुरस्कार भी मिला था। तो मैं बीच बीच में क्वेश्चन पूछता रहूंगा, क्योंकि अब इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि सब सो जाते हैं लग रहा है। फिर उन्हें क्या, दक्षिण अफ्रीका के नस्लीय भेदभाव के पुराने इतिहास का उदाहरण है। दक्षिण अफ्रीका में भेदभाव होता था, बहुत अच्छा उदाहरण दक्षिण अफ्रीका। उसके नए संविधान ने इस सरकार को इस योग्य बनाया। उसके जो नए संविधान था, दक्षिण अफ्रीका का नया संविधान था, उसने सरकार को इस योग्य बना दिया कि वह नस्लीय भेदभाव को मिटा सके। वास्तव में एक संविधान अपने समाज की आकांक्षाओं का पिटारा होता है। आप संविधान बनाते हो तो क्या कैसे बनाते हो कि मान लीजिए कि यहाँ पे आपके समाज में 5, 2, 7, 3, 10 और 2, 12 लोग रह रहे हैं समाज में, और सब मिलकर कहते हैं ठीक है हम संविधान बनाते हैं। संविधान में क्या चाहेंगे? अपनी अपनी आकांक्षाएं बताएंगे ना, कि हमें ऐसा समाज चाहिए, हम ये अपना बताएगा, ये अपना बताएगा, ये अपना, तो जो कॉमन आकांक्षाएं होंगी, जो सबके लिए सेम होंगी, उन आकांक्षाओं को, उन चीजों, उन इच्छाओं को हम लिखेंगे संविधान के अंदर कि समाज ऐसा होना चाहता है। ठीक है, हम लिखेंगे ना समाज ऐसा बनना चाहता है, समाज जातिगत भेदभाव से दूर रहना चाहता है, खत्म करना चाहता है। अगर मान लीजिए 5 बोल रहे हैं कि नहीं हमें जातिगत भेदभाव से कोई दिक्कत नहीं है, ये भी दोनों बोल रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, तो नहीं रखा जाएगा उसको संविधान में। लेकिन सब बोलते हैं कि हमें दिक्कत नहीं, दिक्कत है जातिगत भेदभाव से, इसको हटाना है, ये हमारी आकांक्षा है। तो इसलिए संविधान में लिखा जाता है कि समाज की आकांक्षा क्या है, जातिगत भेदभाव को हटाना या बराबरी। ठीक है, बराबरी या समानता, समानता जो होगी, ये हमारी आकांक्षा है। जो आप पढ़ोगे उसमें क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, उद्देशिका में, संविधान की जो उद्देशिका है, प्रस्तावना है, उसमें आकांक्षाएं लिखी गई हैं सारी। हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाना चाहते हैं, वो सारा लिखा गया है कि कैसा कैसा बनाना चाहते हैं। तो हमारी आकांक्षाएं हैं। तो संविधान क्या होता है, समाज की आकांक्षाओं का पिटारा होता है। उदाहरण के लिए भारत के संविधान निर्माताओं की इच्छा थी, उनकी क्या इच्छा थी, क्या आकांक्षाएं थी, इच्छा मतलब आकांक्षाएं क्या थी, कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी भौतिक जरूरतें और शिक्षा सहित सब कुछ मिलना चाहिए, जिसके आधार पर वह गरिमा और सामाजिक आत्मसम्मान से भरा हुआ जीवन जी सके। जो संविधान निर्माता थे, उनकी आकांक्षा थी या उनकी इच्छा थी कि लोगों को सभी बुनियादी जरूरतें मिले जो चाहिए उनको। बुनियादी भौतिक जरूरतें मतलब खाना, रोटी, कपड़ा, मकान, एक तरह से बोल दिया जाए, रोटी, कपड़ा, मकान। ठीक है, ये भौतिक जरूरतें हैं। ठीक है, शिक्षा मिलनी चाहिए। और ये सब क्यों मिलना चाहिए? ताकि वो इंसान अपनी गरिमा और सामाजिक आत्मसम्मान से जीवन जिए। ठीक है, इज्जत के साथ जीवन जिए।
सिर्फ जीवन नहीं जीना है, इज्जत के साथ जीवन जीना है, गरिमा के साथ जीवन जीना है, सामाजिक आत्मसम्मान से। तो ये आकांक्षा थी, ठीक है। अब इस आकांक्षा को पूरा करने के लिए संविधान में सरकार को वो ताकत दे दी गई है। भारतीय संविधान सरकार को वो सामर्थ्य प्रदान करता है जिससे वह कुछ सकारात्मक लोक कल्याणकारी कदम उठा सके, ठीक है। तो हमारा जो तीसरा काम जो था वो था, संविधान का काम क्या है कि वो सरकार को सक्षम बनाए कि वो सिर्फ सीमित ना रहे बल्कि लोक कल्याणकारी कदम उठा सके सरकार, और जिन्हें कानून की मदद से लागू भी किया जाए, ठीक है। जैसे जैसे हम भारतीय संविधान को पढ़ते हैं हमें पता चलता है कि ऐसी सामर्थ्य प्रदान करने वाले प्रावधानों को हमारे संविधान की प्रस्तावना का समर्थन प्राप्त है। प्रस्तावना में वो आकांक्षाएं दे दी गई हैं, ठीक है, और वे संविधान के मौलिक अधिकार वाले भाग में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम पढ़ते हैं संविधान को हमें पता चलता है कि ऐसी सामर्थ्य देने वाली जो प्रावधान है, जो जो इतना समर्थ बनाते हैं हमारे सरकार को ताकि वो सरकार काम कर सके लोक कल्याणकारी, वो सामर्थ्य कहाँ दिया गया है? प्रस्तावना में है। प्रस्तावना से उसको समर्थन मिला हुआ उस ताकत को, सरकार को जो ताकत मिली हुई है, सरकार को कुछ ताकत दी गई है, ठीक है, ताकि वो लोक कल्याणकारी काम कर सके। ठीक है, और ये ताकत जो है इसको समर्थन कहाँ मिला है? ये समर्थन कहाँ दिया गया है? इसको प्रस्तावना में दिया गया है, ठीक है ना, समर्थन दे दिया गया है प्रस्तावना में इसको, ठीक है। और फिर इसको दिखाया कहाँ गया है? हमारे मौलिक अधिकारों में। इस समर्थन को कहाँ प्रस्तुत किया गया है? हमारे लागू कहाँ किया गया? मैंने कहा ना कि लागू भी करना है, कदम उठाने के लिए ताकत भी देना है और लागू भी करना है। तो लागू कहाँ किया गया है? लागू कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है लागू? मौलिक अधिकारों में, ठीक है, मौलिक अधिकारों में ये सब लिख के और लागू कर दिया गया है इस चीज को, ठीक है। अब पढ़ेंगे कैसे लागू किया गया, अगर यही समझना चाहते हैं तो यही समझ लो, ठीक है। जैसे कि हमारे संविधान में कहा गया है कि सबको समानता का अधिकार है, ठीक है, सबको समानता का अधिकार है। तो अगर समानता का अधिकार है तो फिर सरकार की तो सरकार एक तरह से वो हो गई, क्या बोलते हो, सरकार की सीमाएं, जो सरकार की शक्तियां थी सीमित हो गई हैं कि किसी को भेदभाव नहीं कर सकती सरकार। सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती, सरकार की सीमा बाउंड्री खींच दी संविधान ने कि सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती। तो फिर अगर कोई गरीब है और सरकार चाहती है कि ये भी ऊपर उठे तो सरकार कैसे काम करेगी? जबकि सरकार को तो सरकार की ताकत तो छीन ली गई थी। सरकार को संविधान में लिख दिया गया कि समानता का अधिकार है, सभी को समान समझा जाएगा। जो गरीब है उसको अपने बलबूते ऊपर आना पड़ेगा, सरकार मदद नहीं कर सकती उसकी। कि सरकार मदद करेगी तो मतलब सरकार तो एक तरह से पक्षपात कर रही है। तो उसमें क्या किया, फिर सरकार संविधान में ही लिख दिया गया मौलिक अधिकारों में कि सरकार किसी के साथ मतलब किसी को ऊपर उठाने के लिए कदम उठा सकती है। वो हम पढ़ेंगे आर्टिकल 14 जब पढ़ोगे, 15 जब पढ़ोगे, 15(1) और 15(2) में क्या है कि सरकार भेदभाव नहीं कर सकती। लेकिन 15(3), 4, 5 और 6 ये सब आर्टिकल है 15 के अंदर। इन सब में देखोगे महिलाओं के कल्याण के लिए, युवाओं के कल्याण के लिए, जो गरीब पिछड़ी जाति उनके कल्याण के लिए, जो गरीब रूप से आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनके कल्याण के लिए, जो पिछले साल ही ऐड हुआ था। तो ये सब सरकार को ताकत भी दी गई है ताकि वो पूरी तरह से समानता को अचीव कर सके। समानता का लक्ष्य कब हासिल होगा? जब गरीब ऊपर उठेगा, जब पिछड़ी जाति का आदमी ऊपर आएगा, ठीक है ना। अगर सिर्फ इतना ही लिख दिया जाता कि सभी समान हैं तो सरकार की ताकत नियमित हो गई कि भाई सरकार अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकती, उन लोगों को खुद करना पड़ेगा। इसलिए संविधान ने उनको सरकार को ताकत भी दी। और ताकत लागू कहाँ करवाई? मौलिक अधिकारों में। किस तरह से? 3, 4, 5, 6 से। ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, ठीक है ना। सरकार का तो संविधान का चौथा काम क्या हुआ? सरकार को ऐसी समता प्रदान करना जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करने के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके, ठीक है। जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। जनता की आकांक्षाएं क्या थी? वही न्याय, समानता, बराबरी, गरिमा से जीवन जीना, समाज क्या बोलते हैं उसको, इज्जत से जीवन जीना, उस आत्मसम्मान से जीवन जीना, ये सब चीजें आकांक्षाएं थी। पूरा कौन करेगा? सरकार करेगी। और उसको पूरा करने के लिए ताकत थी कि ताकत कहाँ दिखाई दे रही है? हमारी मौलिक अधिकारों में दिखाई देती है हमें ताकत, ठीक है। जैसे कि नीचे लिखा हो, सरकार को समर्थ करने वाले प्रावधान क्या है? तो ये अलग अलग देशों के दिए गए हैं उदाहरण। सरकार को संविधान में के समर्थ बनाने वाले प्रावधान। संविधान सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करके नियमों और कानूनों का ही नाम नहीं है। सिर्फ सरकार नियमित, संविधान क्या है? शक्तियों
शक्तियों को नियंत्रित नहीं करती, बल्कि ऐसी शक्तियां भी देती सरकार को जिससे वो सामूहिक भलाई के लिए काम कर सके। हम पढ़े हैं अभी, जस्ट रिसेंटली पढ़ा हमने, दक्षिण अफ्रीका में यही हुआ था। दक्षिण अफ्रीका का संविधान सरकार को अनेक उत्तरदायित्व सौंपता है। वह सरकार को पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और अन्यायपूर्ण भेदभाव से व्यक्तियों और समूहों को बचाने का प्रयास करने के लिए, कदम उठाने के लिए अधिकार देता है। वो ऐसे अधिकार देता है ताकि सरकार जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए कदम उठा सके और अन्यायपूर्ण भेदभाव के लिए खिलाफ कदम उठा सके। और यह प्रावधान भी करता है कि सरकार धीरे धीरे सभी के लिए पर्याप्त आवास और सुविधाएं उपलब्ध कराए। ठीक है। तो उसके बाद इंडोनेशिया का कानून। इंडोनेशिया में सरकार की जिम्मेदारी है कि वह राष्ट्रीय हेलो शिक्षा। हाँ जी। हेलो सर, आवाज आ रहा था। ठीक है। तो इंडोनेशिया में ऐसे जिम्मेदारी दी गई सरकार को ताकि वो व्यवस्था बनाए राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था बनाए और उसका संचालन करे। ठीक है। और संविधान ये सुनिश्चित करता है कि सरकार गरीब और अनाथ बच्चों की देखभाल करे। ठीक है। तो सरकार को समर्थ बनाता है संविधान कुछ लोक कल्याणकारी काम करने के लिए। अब जैसे इस तरफ लिखा गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी सरकार से लोगों की कुछ आकांक्षाएं पूरी करने की अपेक्षा करते हैं। जैसे हमने भी पढ़ा था कि आकांक्षाएं पूरी करने की अपेक्षा जो होती है, जो मतलब कहाँ दिया गया है, उसको लागू करने के लिए कहाँ दिया गया है, मौलिक अधिकारों में लिख दिया गया है। ठीक है। मौलिक अधिकारों में सरकार को ताकत दे दी गई है। लेकिन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी होते हैं। ठीक है ना। जब हम संविधान डिटेल में पढ़ेंगे तब इसके बारे में आएंगे। तो वहां भी सरकार को कुछ निर्देश दिए गए हैं कि सरकार लोक कल्याणकारी के लिए कौन कौन से कदम उठाए। ठीक है। नीति निर्देशक भी पार्ट 4 में हमारा क्या है, लोक मौलिक अधिकार है। ठीक है। उसके बाद हमारा ड्यूटी आती है, फिर नीति निर्देश आता है, फिर ड्यूटी आता है। ठीक है। मौलिक कर्तव्य आता है। तो नीति निर्देश में भी सरकार को कुछ ऐसे निर्देश दिए, ये निर्देश हैं। ठीक है ना। ये सब निर्देश है, तो इसको माने या ना माने सरकार के ऊपर है। ठीक है। तो उसमें भी सरकार को नीति निर्देश दे दिया गया है कि वो आकांक्षा को पूरे करें। ठीक है। संविधान में अच्छी बातें लिखने में क्या जाता है, लेकिन ऐसी उच्च आकांक्षाओं और लक्ष्यों के बारे में लिखने का क्या मतलब कि वे लोगों को जीवन बदलना सके। तो ऐसे लिख दिया उसने। ठीक है। राष्ट्र की बुनियादी पहचान। ठीक है। राष्ट्र की बुनियादी पहचान क्या है? आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान किसी समाज की बुनियादी पहचान होता है। समाज जो है कि संविधान जो है किसी समाज की बुनियादी पहचान है। अगर हमारा संविधान जिस तरह का होगा, जिस तरह का संविधान होगा, समाज भी उसी तरह का होगा। समाज की वो आइडेंटिटी है, पहचान है। ठीक है ना। जैसे कि अगर संविधान में आपने कुछ गलत चीजें लिखी हैं, ठीक है, कुछ गलत अधिकार दिए हैं, तो इसलिए दिए हैं कि समाज वैसा ही है। जैसा समाज है वैसा ही तो लिखेगा ना उसके अंदर। ठीक है ना। आप अगर अपनी कॉपी पे कुछ लिखते हो तो आपने जो लिखा है वो क्या दर्शाता है कि आप कैसे व्यक्ति हो। ठीक है। तो संविधान में जो चीजें लिखी गई हैं उससे वो क्या दर्शाता है कि समाज कैसा है। ठीक है। समाज कैसा है। अगर समाज में न्याय की बात की जा रही, न्याय संविधान में न्याय के लिए लिखा गया है, बराबरी के लिए लिखा गया है। ठीक है। और क्या बोलते हैं, आत्मसम्मान के लिए लिखा गया है। ठीक है। ये सब लिखा गया तो समझ लो, तो इससे पता लगता है कि समाज थोड़ा शिक्षित है और मतलब आगे बढ़ा, विकसित समाज है, विकसित हो चुका है समाज थोड़ा सा। ठीक है। जो समाज विकसित नहीं होता और पुराने रूढ़िवादी सोच पे चलता है, वो संविधान में ये सब चीजें नहीं लिख सकता। ठीक है। वो ये सब चीजें लिखने से हिचकेगा। तो संविधान जो है किसी समाज की बुनियादी पहचान होती है। उससे पता लगता है कि समाज कैसा है। हमने अपनी किताब में कुछ लिखा है तो उससे पता लगता है कि हम कैसे हैं। ठीक है। समझ रहे हो ना। तो इसका अर्थ यह है कि संविधान के माध्यम से ही किसी समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है। संविधान के माध्यम से ही किसी समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है। इस सामूहिक पहचान को बनाने के लिए हमें इस संबंध में कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत होना पड़ता है। मैंने जैसे पहले ही बता दिया था, समाज में अगर आप सामूहिक इकाई में कोई संविधान बना रहे हो तो आपको कुछ नियमों पर सहमत होना पड़ेगा कि ये नियम होने ही चाहिए हम सबके लिए, और वही देखे जाते हैं संविधान के अंदर। तो सामूहिक पहचान को बनाने के लिए हमें इस संबंध में कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत होना पड़ता है कि हम पर शासन कैसे होगा, शासन कौन कौन लोग करेंगे। ये सब चीजें बुनियादी हैं, लिखा जाना चाहिए। संविधान बनने के पहले हमारी अन्य अनेक प्रकार की पहचान और अस्मिताएं होती हैं। संविधान बनने से पहले हमारी पहचान अलग होती है, लेकिन कुछ बुनियादी नियमों सिद्धांतों पर जब हम सब सहमत हो जाते हैं और अपनी मूलभूत राजनीतिक पहचान बनाते हैं, सहमत हो जाते हैं तब क्या करते हैं, हम एक अपनी राजनीतिक पहचान बनाते हैं। ठीक है। दूसरा,
संवैधानिक नियम हमें एक ऐसा विशाल ढांचा प्रदान करते हैं। संवैधानिक नियम हमें ऐसा विशाल ढांचा प्रदान करते हैं जिसके अंतर्गत हम अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं, लक्ष्य और स्वतंत्रताओं का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हम अपने वो उसने दे दिया एक उसने संविधान ने एक आपको बड़े तौर पे एक ढांचा बना के दे दिया। ठीक है, आप इस इन सिद्धांतों के ढांचों के अंदर ही अपना जो भी प्रयोग करोगे, जैसे आकांक्षाओं को बढ़ाना है, फिर आकांक्षाओं को लागू करवाना है, फिर नए आकांक्षाएं आएंगी, समाज विकसित होगा, फिर नई आकांक्षाएं आएंगी, फिर समाज विकसित होगा, फिर उन चीज़ों को फिर देखा जाएगा कि इस जो आकांक्षाओं के लिए हमने संविधान में चेंजेस किए थे या कुछ अलग कुछ हमने और क्या कहते हैं प्रयोग किए थे, वो कितने गलत साबित हुए, कितने सही साबित हुए। ठीक है, जैसे अभी रिसेंटली प्रयोग क्या था, ईडब्ल्यूएस के लिए हमने क्या किया गया कि रिजर्वेशन दे दिया इनको, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, जाति के भेद आधार पे नहीं। पहले जो आरक्षण था जाति के आधार पे था, अब क्या आर्थिक आधार पे है। तो जो आर्थिक आधार पे पिछड़े हुए हैं उनके लिए हमने आरक्षण दे दिया। ठीक है, तो ये एक प्रयोग है। ठीक है ना, ये हमारी आकांक्षाएं क्या थी कि गरीब कोई ना रहे, चाहे जाति के आधार पे हो चाहे बिना जाति के आधार पे हो। ठीक है, गरीब कोई ना रहे, तो हमारी आकांक्षाएं बढ़ गई थी ना। पहले हमारी आकांक्षाओं में नहीं था वो। पहले हमारी आकांक्षाएं क्या थी कि जो पहले से पिछड़े जाति के लोग हैं या अल्पसंख्यक हैं उनको पहले बढ़ाया, उनको भी सपोर्ट किया जाए। लेकिन फिर हमारी धीरे धीरे आकांक्षाएं बढ़ी कि उनका क्या, जो लोग अगड़ी जाति के तो हैं लेकिन गरीब हैं, उनका क्या। तो हमारी आकांक्षाएं बढ़ी, हमने संविधान में प्रयोग किया। संविधान में प्रयोग क्या किया, हमने उस ढांचे के अंदर एक प्रयोग किया और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी डाल दिया कि हाँ भैया इनको भी आरक्षण देना चाहिए। ठीक है, लक्ष्य क्या था, गरीबी को पूरी तरह से हटाना सब जगह से। ठीक है, तो इसके लिए हम प्रयोग करते हैं, तो संविधान हमें एक ऐसा ढांचा देता है कि हम उसके अंदर प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, संविधान आधिकारिक बंधन लगाकर यह तय करता है कि कोई क्या कर सकता है। संविधान क्या करता है, आधिकारिक बंधन लगा देता है, लिमिट कर देता है कौन क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। अतः संविधान हमें एक नैतिक पहचान भी देता है। तो पहले क्या दिया था उसने, राजनीतिक पहचान। राजनीतिक पहचान मतलब हमारी हमारी आइडेंटिटी, समाज की पहचान दी थी। समाज की पहचान में एक राजनीतिक पहचान आ गया, एक नैतिक पहचान आ गया। नैतिक मतलब हम समाज को कितना आगे ले जाना चाहते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि गरीबी हटे सब तरह से, तो हम नैतिक तौर पे आगे बढ़ रहे हैं ना। हमारी नैतिकता ही तो है कि हम गरीबी को जाति के आधार पे नहीं बांट रहे हैं। अब हम गरीबी को गरीबी के आधार पर बांट रहे हैं, आर्थिक तौर बांट रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो गरीब पिछड़ी जाति का है वो अलग गरीब हुआ और जो अगड़ी जाति गरीब है वो अलग गरीब हुआ। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, अब सभी गरीबों को इकट्ठा ही एक साथ आरक्षण देके आगे बढ़ा है। तो ये हमारी नैतिक पहचान है। ठीक है, तो संविधान हमें नैतिक पहचान भी देता है, राजनीतिक पहचान देता है और नैतिक पहचान देता है। तीसरा संविधान और तीसरा और अंतिम, अब शायद यह संभव हो सका है कि अनेक बुनियादी राजनीतिक और नैतिक नियम विश्व के सभी प्रकार के संविधानों में स्वीकार किए गए हैं। ठीक है, तो ये तरह के नियम सभी तरह के संविधानों में स्वीकार किए गए हैं। अगर हम दुनिया भर के संविधानों को देखें तो हमें सरकारों का अलग अलग स्वरूप और विविध प्रकार की प्रक्रियाएं दिखाई देंगी। अलग अलग देश में अलग अलग संविधान है, उसमें सरकार का अलग अलग रूप है। ठीक है, यहाँ से मैं थोड़ी देर 1 मिनट में स्टार्ट करता हूँ क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है। ठीक है।